हे गाइस, वेलकम बैक टू यूनाइट जंक्शन। मैं ऋषि चौधरी आज आपके साथ कंटिन्यू करने वाली हूँ रजिस्ट्रेशन चैप्टर। इसके अंदर हमने पढ़ा था सेक्शन 22, 23, 24। आज हम पढ़ने वाले हैं 25। तो पहले हम देख लेते हैं हमने जो पढ़ा था, छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले देखिए सेक्शन 25, ये सेक्शन पढ़े थे हमने। सेक्शन 22, सेक्शन 23 और सेक्शन 24। सेक्शन 23 कहता है सेक्शन 22 कहता है थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में हम दो गुड्स और सर्विस के बारे में बात करते हैं। गुड्स के केस में 3 कैटेगरीज होती है, 10, 20 और 40। 10 होती है MMTN के लिए, मिज़ोरम, मणिपुर, तेलंगाना, वो त्रिपुरा और नागालैंड, इनके लिए जो 10 लाख होती है। और 20 लाख होती है ए स्टम। ए फोर होता है अरुणाचल प्रदेश, एस फोर होता है हमारा सिक्किम, टी फोर हमारा तेलंगाना, यू फोर हमारा उत्तराखंड में, एम फोर मेघालय और पी फोर होता है पौंडीचेरी। इनके लिए 20 लाख होती है। रेस्ट ऑफ स्टेट, बाकी जो इंडिया के स्टेट इनके अलावा बचे हैं उन पर एप्लीकेबल होता है 40 लाख। सर्विस के केस में दो ही लिमिट होती है, 10 और 20। 10 होता है MMTN पर, ठीक है। रेस्ट ऑफ स्टेट पे एप्लीकेबल होता है हमारा 20 लाख, ठीक है। फिर आते हैं सेक्शन 23। 23 कहता है GST का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता। किनको? जो एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई करते हैं, एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई करते हैं, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो। और एग्रीकल्चरिस्ट का मतलब होता है किसान जो कल्टीवेशन ऑफ लैंड करता है, ठीक है। इनको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता। इनके अलावा होता है कि गवर्नमेंट जिनको इसमें डाल दे वो, ठीक है। दूसरा आता है सेक्शन 24 कहते हैं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है? पहले तो मैंने आपको बता दिया था। इंटर स्टेट का मतलब होता है जब दो डिफरेंट स्टेट से, जैसे हम सप्लाई कर रहे हैं दिल्ली से गुजरात, तो गुजरात का रेसिपिएंट है, सप्लायर हमारा दिल्ली का है, तो इसको बोला जाता है इंटर स्टेट सप्लाई। और इंटर स्टेट सप्लाई पर लगता है IGST, ठीक है। दूसरा होता है इंट्रास्टेट सप्लाई। इंट्रास्टेट सप्लाई होता है जब सेम स्टेट से गुड्स सर्विस ऑपरेट हो, जैसे मैंने गुड्स सेल करे राम को, राम भी उत्तराखंड का है, मैं भी उत्तराखंड की हूँ, तो हम दोनों सेम स्टेट के हो गए, तो सेम स्टेट पे लगता है इंट्रा स्टेट सप्लाई और उस पर लगता है CGST SGST, ठीक है। तो जब भी हम इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं गुड्स के केस में, तो उस पर लग जाता है IGST और यहाँ पर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो जाता है उनके लिए, ठीक है। फिर आता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं? ये वो पर्सन होते हैं जो दूसरे स्टेट से हमारे स्टेट में टेम्प्रेरी बिजनेस करने के लिए आते हैं, उनको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहा जाता है, ठीक है। इनको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है, 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना होता है और इनको एडवांस टैक्स भी पे करना होता है। साथ ही साथ इनका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो एक टाइम लिमिट तक ही अप्लीकेबल होता है, 90 डेज़। ये इसको एक्सटेंड करा सकते हैं 90 डेज़ के लिए। अब आता है नेक्स्ट NRTP क्या होता है? वो होता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होता है जब दूसरे देश से हमारे देश में कोई बिजनेस करने के लिए आता है कुछ पीरियड के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो उसको बोला जाता है NRTP। NRTP को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कर रखा है क्योंकि ये पैसे कमा के चला जाएगा दूसरे देश में, तो हमें कहाँ ढूंढते फिरेंगे इसको कि तू टैक्स पे करके जा, तो इसीलिए इनसे पहले ही रजिस्ट्रेशन ले लिया जाता है जिससे टैक्स की कोई चोरी हो ही नहीं सकती, ठीक है। फिर होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। GST के अंदर दो मैकेनिज़्म होते हैं, एक तो होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज़्म, एक होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। जो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज़्म होता है वो क्या होता है? तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज़्म होता है जब सप्लायर पे टैक्स लगता है और वही पे करता है गवर्नमेंट को, वो होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज़्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म होता है टैक्स लगा है सप्लायर पर लेकिन रेसिपिएंट पे करेगा टैक्स गवर्नमेंट को, उसको बोला जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के केस में भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है, ठीक है। ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। ई कॉमर्स ऑपरेटर सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है और सर्विस भी कौन सी? नोटिफाइड सर्विसेज है हमारी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस और हाउस होल्डिंग सर्विस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर क्या होता है? जैसे टैक्सी वगैरह आप ऑनलाइन बुक कर लेते हो, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप होटल वगैरह ऑनलाइन बुक कर लेते हो।
हाउस होल्डिंग की सर्विस होता है, जैसे आपको कारपेंटर वगैरह की सर्विस चाहिए होती है, ये भी ऑनलाइन बुक हो जाती है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या करता है, एक एज अ बिचौलिया होता है ना, उस टाइप का काम करता है, जहाँ पर रेसिपिएंट और सप्लायर का इंटरसेक्शन जो होता है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है। ठीक है, फिर होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर वालों को भी कंपलसरी होता है रजिस्ट्रेशन कराना, जैसे अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं जहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, फिर होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो। अभी तक हमने देखा था सर्विस, और सर्विस भी 3 नोटिफाइड सर्विसेज थी, अब गुड्स की बात कर रहा है। ठीक है, फिर एज अ हम एजेंट सेल कर रहे हैं। दूसरा आता है आर्ट एज अ एजेंट सप्लाई, जैसे मैं किसी और पर्सन के बिहाफ पर सेल करती हूँ तो मेरे को जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होगा। तो ये 8 केस है जिसके अंदर आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। अब हम सेक्शन 25 देखो, सेक्शन 25 कहता है कि तुम्हें जीएसटी कराना होता है। तो हमें जीएसटी कब कराना होता है, जीएसटी हमें कराना होता है मतलब जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन हमें कराना होता है जब हमारा सेक्शन 22 और 24 कहता है। 22 कहता है थ्रेशोल्ड लिमिट जब ऊपर चली जाएगी, या सेक्शन 24 जब तुम्हारे पास कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आती है। ठीक है, तो जहाँ आप लाइबल हुए रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, लाइबल हुए, लाइबल मतलब योग्य हुए, इस दिन मैं योग्य हो गया, इस दिन मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है, मतलब इस दिन के लिए मैं लायबल हो गया हूँ रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो मान लो वो डेट थी 10 अक्टूबर 2022। 10 अक्टूबर 2022 को मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट, मान लो मैं 9 लाख की सब तक टर्नओवर अटक रहा था, लेकिन 10 अक्टूबर को मेरा टर्नओवर 10 लाख हो गया। ठीक है, 10 लाख हो गया, और ये 10 लाख की लिमिट मान लो मैं मिज़ोरम के अंदर आती हूँ। ठीक है, मैं मिज़ोरम स्टेट के अंदर आती हूँ जहाँ पर लिमिट 10 लाख है। 10 लाख होते ही तो मैं लाइबल हो गई जीएसटी के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आज दिन क्या था, आज डेट थी 10 अक्टूबर 2022। तो जहाँ मैं लाइबल हुई वहाँ से 30 दिन, 30 दिन कितना बैठता है, 10 नवंबर 2022। इसके बीच में 30 दिन के अंदर अंदर विद इन अ 30 डेज़ मैं एप्लीकेशन डालूँगी रजिस्ट्रेशन के लिए, मैं अप्लाई कर दूँगी। अप्लाई, मुझे अप्लाई करना होगा कितने दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, तो मुझे 30 दिन के अंदर अंदर मुझे जीएसटी के अंदर अप्लाई करना होगा, और ये एप्लीकेशन जाएगी जीएसटी पोर्टल पर। ठीक है, जीएसटी पोर्टल पे, और एप्लीकेशन जो जाएगी फॉर्म GSTR RG01 के अंदर जाती है। इस फॉर्म के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। देखो कौन सा फॉर्म जाता है, फॉर्म जाता है GSTREG 01। इसके अंदर एप्लीकेशन जाती है। इसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए क्या कहता है, पार्ट ए कहता है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अपने बारे में देनी होती है इस फॉर्म में। लीगल नेम ऑफ बिजनेस, जिस नाम से आप बिजनेस चला रहे हो वो नाम, प्लस पैन नंबर अपना, प्लस मोबाइल नंबर अपना, ईमेल एड्रेस, जीमेल की आईडी। ठीक है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, अगर आप यूनियन टेरिटरी के अंदर आते हैं तो यूनियन टेरिटरी डालो कि मैं इस स्टेट से हूँ। ठीक है, वो आपको डालना होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी होती है। ठीक है, जैसे ही आप ये इन्फॉर्मेशन डालोगे वो तो देखेगा, सक्सेसफुल वेरिफिकेशन अगर हो जाती है तो वो आपको एक नंबर देगा, उस नंबर को डालकर आपका पार्ट बी खुलता है। पार्ट बी कहता है आपको कुछ डॉक्यूमेंट डालने होते हैं जो स्पेसिफाई करते हैं फॉर्म में। फॉर्म में बता रखा होगा कि आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं। तो वो डॉक्यूमेंट ड्यूली साइन होने चाहिए, आपके साइन होने के बाद पोर्टल पे जाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन GSTR01 के अंदर जाती है, जिसके 2 पार्ट होते हैं, जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन जाती है आपके बारे में, फिर सेकंड इन्फॉर्मेशन आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जाते हैं। ठीक है, जो पोर्टल पे पहुंच जाते हैं। तो हमने क्या बोला, जहाँ से आप लाइबल हुए वहाँ से 30 दिन के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन डालनी है। एप्लीकेशन आप GSTR पोर्टल पे डालते हो, और एप्लीकेशन का फॉर्म नंबर होता है GSTREG 01, जिसके 2 पार्ट होते हैं, ए और बी। ये दोनों आपको फिल करने होते हैं। ठीक है, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन जाती है पोर्टल पे, पोर्टल आपकी एप्लीकेशन को चेक वेरीफाई करता है।
पोर्टल आपको फिर एक्नॉलेजमेंट देता है, एक्नॉलेजमेंट देता है GSTR-R02 के अंदर। ये कहता है हाँ हमारे पास आपकी एप्लीकेशन पहुंच गई है। ठीक है, ये प्रोसेस समझ आया क्या था। सबसे पहले जहां आप लायबल होते हो वहां से 30 दिन के अंदर आपको एप्लीकेशन डालनी होती है। ठीक है, एप्लीकेशन जाती है फॉर्म GSTREG01 के अंदर, जिसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन जाती है, आपका बिजनेस कैसा है, बिजनेस का नाम कैसा है, आप कौन से स्टेट से बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, ये पार्ट ए के होते हैं। पार्ट ए जैसे ही सक्सीड होता है फिर पार्ट बी खुलता है। पार्ट बी में आते हैं आपके डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड कर रखे हैं वो डॉक्यूमेंट ड्यूली साइन होकर पोर्टल पे जाते हैं। पोर्टल आपको एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है, वो कहता है हाँ आपकी एप्लीकेशन हमारे पास पहुंच गई है। एक्नॉलेजमेंट का फॉर्म होता है GSTREG02। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो, अब तुम्हारी एप्लीकेशन पहुंच गई, एक्नॉलेजमेंट हो गया। अब डिपार्टमेंट देखता है, डिपार्टमेंट क्या देखता है, डिपार्टमेंट देखता है कि एप्लीकेशन इज़ फाउंड टू बी डिफिशिएंट। क्या तुम्हारी एप्लीकेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं है, डिफिशियंसी तो नहीं है कुछ। ठीक है, तो 2 केस हो सकते हैं। ठीक है, 2 केस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, या तो डिफिशियंसी हो, यस हाँ है, या फिर नहीं है। ठीक है, अब मैं दोनों केस समझाती हूँ। देखो, मैंने कहा GST डिपार्टमेंट क्या देखेगा, तुम्हारी एप्लीकेशन के अंदर ढूंढेगा क्या कोई डिफिशियंसी तो नहीं है। ठीक है, अगर डिफिशियंसी है और डिफिशियंसी नहीं है, पहले हम बात करते हैं अगर डिफिशियंसी नहीं है, आपके एप्लीकेशन पूरी तरीके से सही है, जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे थे आपने दिए, ठीक है, और करेक्ट डॉक्यूमेंट दिए। ठीक है, तो फिर देखो अगर नो होता है, आपकी डिफिशियंसी नहीं है, तो आपको क्या देना होता है, फिर आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन नंबर प्रूफ देना होता है डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट को अपने बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन देनी होती है विद KYC डॉक्यूमेंट्स के साथ और अपने फ़ोटोग्राफ के साथ। तो क्या क्या देना होता है उसको डिपार्टमेंट को, हमें डिपार्टमेंट को देना होता है अपने आधार कार्ड नंबर का प्रूफ, ठीक है, उसका ऑथेंटिकेशन करके बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है। बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन आपको पता ही होगा। ठीक है, KYC डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो देने होते हैं, और साथ ही साथ अपनी फ़ोटोग्राफ देनी होती है। ठीक है, जैसे ही आप ये देते हो, क्या गया, आपके इन्फॉर्मेशन गई, आधार गया, बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन गई, KYC डॉक्यूमेंट गया और फोटोग्राफ गया। जैसे ही डिपार्टमेंट के पास आपकी इन्फॉर्मेशन जाती है, इसको भी डिपार्टमेंट चेक करता है। ठीक है, चेक करता है कि सही है या गलत है। मतलब आपके जो आपने डॉक्यूमेंट, KYC डॉक्यूमेंट, फ़ोटोग्राफ दिया है, बायोमेट्रिक दिया है, आधार कार्ड से आपके बायोमेट्रिक जो इन्फॉर्मेशन है वो मैच करती है कि नहीं करती है। अगर हाँ या ना, ठीक है, सही सेटिस्फाई है या सेटिस्फाई नहीं है, तो पहले हम बात करते हैं हाँ आपने जो इन्फॉर्मेशन दी ये भी करेक्ट थी, सही थी, यानी कि आपकी एप्लीकेशन जो दी वो भी सही थी। ठीक है, उसके बाद आपने सारी इन्फॉर्मेशन दी, बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन दी अपनी, ठीक है, अपना आधार ऑथेंटिकेशन नंबर प्रूफ दिया, KYC डॉक्यूमेंट दिए और फोटोग्राफ दिया, वो भी सही है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट क्या करता है, GSTREG06 के अंदर आपको ग्रांट कर देता है रजिस्ट्रेशन। तो कौन से फॉर्म में, GSTREG06 के अंदर आपको ग्रांट कर देता है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और अब आप GST के अंदर रजिस्टर्ड हो गए। ठीक है, तो क्या करा, आपने एप्लीकेशन डाली GSTREG01 के अंदर। जैसे ही आपने एप्लीकेशन डाली उसका एक्नॉलेजमेंट आता है GSTREG02 के अंदर। फिर क्या करता है डिपार्टमेंट, आपकी एप्लीकेशन को चेक करता है, फिर वो देखता है सही है या गलत है। सही निकली आपकी एप्लीकेशन तो फिर वो आपके बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, आधार ऑथेंटिकेशन नंबर प्रूफ और फोटोग्राफ मांगता है।
अब वो भी अगर आपकी सही निकलती है तो जीएसटी जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो आपको GSTREG06 के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देता है, आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाता है और अब आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड कहे जाओगे। ठीक है, ये तो हुआ सिंपल सा, अगर हमारी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन सही होती है। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ है तो क्या होगा? अब देखो, आपने एप्लीकेशन डाली GSTRE01 के अंदर, उस एप्लीकेशन के अंदर अगर कोई डिफिशियंसी आ जाती है, कोई कमी आ जाती है, ऐप की एप्लीकेशन जो है वो सही नहीं है, या फिर डिपार्टमेंट को आपसे एक्सेस मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस केस में डिपार्टमेंट क्या करता है? डिपार्टमेंट अगर डिफिशियंसी यस हो जाती है, हाँ आपकी एप्लीकेशन डिफिशियंसी है, तो डिपार्टमेंट कहता है सो कॉज नोटिस भेजता है आपको। सो कॉज नोटिस, S फॉर C फॉर कॉज, N फॉर नोटिस, तो सो कॉज नोटिस भेजता है और ये नोटिस भेजा जाता है GSTREG03 के अंदर। ठीक है, डिपार्टमेंट जब नोटिस भेजता है, सो कॉज नोटिस भेजता है, तो वो भी उसका भी एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को हम कहते हैं GSTREG03। ठीक है, ये फॉर्म डिपार्टमेंट को विद इन 7 डेज भेजना होता है, और ये 7 दिन कहाँ से? 7 दिन वहाँ पे जहाँ पर तुमने एप्लीकेशन सबमिट करी थी, जहाँ पे तुमने एप्लीकेशन सबमिट करी थी वहाँ से 7 दिन के अंदर अंदर जीएसटी डिपार्टमेंट को उस पर्सन को कहना होता है सो कॉज नोटिस। इस सो कॉज नोटिस के अंदर डिपार्टमेंट आपसे जो इन्फॉर्मेशन मांगता है वो लिख के देता है कि मेरे को तुझसे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, या तुम्हारी एप्लीकेशन के अंदर ये गड़बड़ है। ठीक है, तो अब ये पर्सन क्या करेगा? इसको सो कॉज नोटिस आया तो ये पर्सन उसका रिप्लाई करेगा, किसको? डिपार्टमेंट को ये पर्सन उसका रिप्लाई करेगा विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर ही रिप्लाई करेगा। ये बंदा भी कहाँ से 7 दिन, जहाँ उसे सो कॉज नोटिस मिला, जहाँ पर उसे सो कॉज नोटिस रिसीव हुआ डिपार्टमेंट का, वहाँ से 7 दिन, वहाँ से जितने भी 7 दिन तक की डेट बैठती है वहाँ तक उसे रिप्लाई देना होता है। उस रिप्लाई में वो अपनी पूरी एक्सप्लेनेशन देगा कि एक्सेस इन्फॉर्मेशन, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी सर, ये रही वो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर उसकी एप्लीकेशन में कोई डिफेक्ट था, उस डिफेक्ट को रेक्टिफाई करके दे देता है। देखो, रिप्लाई देगा विद इन 7 डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ सो कॉज नोटिस, जहाँ उसे सो कॉज नोटिस मिला वहाँ से 7 दिन के अंदर वो उसको रिप्लाई देगा, लेकिन रिप्लाई भी तो किसी फॉर्म में ही देगा। ठीक है, तो वो फॉर्म होता है GSTREG04। तो जब डिपार्टमेंट आपको सो कॉज नोटिस देता है उसका फॉर्म होता है GSTR03, हम उसका रिप्लाई देते हैं GSTR04 के अंदर कि सर ये रही हमारी इन्फॉर्मेशन और हमने आपको अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दी। ठीक है, फिर वो उस इन्फॉर्मेशन से अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर वही प्रोसेस, वो आपसे मांगता है आधार ऑथेंटिकेशन नंबर, प्रूफ, बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, KYC डॉक्यूमेंट और फोटोग्राफ। ये सब सेटिस्फाई होने के बाद वही GSTREG06 के अंदर आपको GST ग्रांट कर देता है रजिस्ट्रेशन, और अब आप क्या करते हो? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होल्ड करते हो, अब आप GST के अंदर रजिस्टर्ड हो चुके हो। ठीक है, ये है पूरा। इसने एप्लीकेशन डाली, सो कॉज नोटिस दिया, सो कॉज नोटिस GSTR03 के अंदर गया, इसका रिप्लाई उसने GSTR04 में दिया। रिप्लाई आने के बाद देखते हैं सेटिस्फाई हो गया,
डिपार्टमेंट ने कहा चलो जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल चुकी है, अब आप अपना बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन दे दीजिए मुझे, आधार नंबर दे दीजिए, अपना फ़ोटोग्राफ दे दीजिए। अब इनसे मैं सेटिस्फाई हो गया हूँ तो मैं आपको GSTR 06 के अंदर ग्रांट कर देता हूँ, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दूंगा अब आपका। अब आप GST के अंदर रजिस्टर्ड हो जाते हो, ठीक है। लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन आपने दी, एप्लीकेशन सेटिस्फाई हो गई, दोबारा दी, दोबारा सेटिस्फाई हो गई, लेकिन यहाँ देखो, अभी तो हमने बात करी कि एप्लीकेशन अगर सही होती है तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन प्रूफ देना होता है। अब ये आधार ऑथेंटिकेशन सही निकलता है तो वो GST REG 06 के अंदर आपको ग्रांट कर देता है रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर ये सही नहीं निकलता, ठीक है, हम इससे सेटिस्फाई नहीं है, मतलब डिपार्टमेंट ने देखा आधार ऑथेंटिकेशन और जो आपने इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो सही नहीं है, वो मिसमैच हो रही है, ठीक है, या जिसका आधार नंबर आपने दिया है वो आपके नाम से नहीं है, वो किसी और का नाम था, ठीक है। तो उस केस में भी क्या आता है, प्रॉपर ऑफिसर यानी कि डिपार्टमेंट का पर्सन प्रॉपर ऑफिसर बोला जाता है। P मतलब प्रॉपर, O मतलब ऑफिसर, ठीक है। तो प्रॉपर ऑफिसर GSTREG 03 सेम फॉर्म यूज़ करता है, GSTR 03 ही यूज़ करता है जब डिपार्टमेंट शोकॉज नोटिस भेजता है एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी गड़बड़ होने पर, ठीक है। तो यहाँ पर गड़बड़ हुई तो इसका नोटिस भी किस में दिया, GSTREG 03 के अंदर भेजा, इसका भी शोकॉज नोटिस, ठीक है। पर ये देना होता है आपको विदिन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर। अब ये 30 दिन कहाँ से, वहाँ से जहाँ पर तुमने पहली बार एप्लीकेशन भेजी थी हमें, वहाँ से 30 दिन के अंदर डिपार्टमेंट बताएगा आपके बायोमेट्रिक में चेंजेस है या आपके बायोमेट्रिक जो ऑथेंटिकेशन आधार नंबर है वो सही नहीं है, तो उसका शोकॉज नोटिस भेजेगा डिपार्टमेंट इस पर्सन को भेजेगा। फॉर्म GSTR 03 ही यूज़ करेगा, बस 30 डेज़ कहाँ से, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन से, ठीक है। सेम यही पर्सन क्या करेगा, ये भी सेम वही GSTR REG 04 के अंदर फिर अप्लाई करेगा, दोबारा रिप्लाई करेगा। रिप्लाई करने के बाद डिपार्टमेंट अगर सेटिस्फाई होता है ठीक है, लेकिन अगर सेटिस्फाई नहीं होता, देखा हमने क्या देखा कि रिप्लाई करा किसने, पर्सन ने रिप्लाई करा GSTR 04 के अंदर। अब डिपार्टमेंट अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो वही प्रोसेस होगा, GSTR 06 के अंदर वो उनको ग्रांट कर देता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है, उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ जाएगा और अब GST के अंदर आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। लेकिन अगर डिपार्टमेंट, ऐसा भी तो हो सकता है डिपार्टमेंट आपके आंसर से सेटिस्फाई ना हो, तो वही बोला है प्रॉपर ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाई, प्रॉपर ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाई, संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है, प्रॉपर ऑफिसर अगर संतुष्ट नहीं है, नहीं है, P मतलब वही प्रॉपर ऑफिसर, O मतलब P मतलब प्रॉपर, O मतलब ऑफिसर, तो प्रॉपर ऑफिसर इज़ नॉट सेटिस्फाई। अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं होता है यानी कि संतुष्ट नहीं होता है विद एप्लीकेंट रिप्लाई, जो उस पर्सन ने रिप्लाई करा है उस रिप्लाई से, उसके आंसर से, उसके जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे लगता है अभी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वी विल पास द ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन। तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा, और रिजेक्ट जो करा जाता है उसके लिए फॉर्म होता है GSTREG 05, ठीक है। अगर डिपार्टमेंट उसके आंसर से सेटिस्फाई नहीं है तो डिपार्टमेंट उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट करा जाता है GSTR 05 में। अभी हमने देखा फॉर्म कितने भरे हमने, फॉर्म यहाँ पे याद रखना फॉर्म कौन सा किसके लिए है, ठीक है। जब हम एप्लीकेशन डालते हैं तो हम कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं, हम करते हैं GSTR 01, ठीक है। जब हमें एक्नॉलेजमेंट आती है
तो एक्नॉलेजमेंट किस फॉर्म के अंदर आती है? GSTR REG 02 के अंदर। ठीक है, जब डिपार्टमेंट सो कोज नोटिस देता है तो वो आता है GSTREG 03 के अंदर। अब उस सो कोज नोटिस का अगर हम रिप्लाई करते हैं तो वो आता है GSTR 04 के अंदर। ये पूरा चार्ट है, देख लें, ये रहा, बना लेना आप अगर समझ आ रहा है तो आपको, ठीक है, वरना मैं आपको भी बुक से दिखा दूँगी। ठीक है, तो आप GSTR 04 डालते हैं रिप्लाई करने के लिए। रिप्लाई अगर तुम्हारा सेटिस्फाई हो जाता है तो GSTR 06 के अंदर आपको ग्रांट कर दिया जाता है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और अगर GSTR अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है तो फॉर्म जाता है GSTR 05। ठीक है, अब ये देखो, ये है पूरा देखो, एप्लीकेंट एप्लीकेशन देता है डिपार्टमेंट को GSTR 01 के अंदर। ठीक है, डिपार्टमेंट आपको एक्नॉलेजमेंट देता है GSTREG 02 के अंदर। ठीक है, फिर जाने के बाद डिपार्टमेंट आपकी एप्लीकेशन को देखता है, डिफिशियंसी अगर नहीं है तो आपसे एप्लीकेशन आधार ऑथेंटिकेशन नंबर मांगता है। ठीक है, आधार ऑथेंटिकेशन नंबर मांगता है, KYC डॉक्यूमेंट मांगता है और आपके बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन मांगता है। ये भी अगर आप सेटिस्फाई करते हो, यस सेटिस्फाई हो गया, तो वो आपको ग्रांट कर देता है रजिस्ट्रेशन GSTR 06 के अंदर 7 दिन के अंदर। ठीक है, फिर अगर डिफिशिएंट हो जाती है आपकी एप्लीकेशन तो प्रॉपर ऑफिसर 7 दिन के अंदर GSTR 06 के अंदर आपको एप्लीकेशन देता है। उस एप्लीकेशन का आप रिप्लाई करते हो डिपार्टमेंट को फॉर्म GSTR 04 के अंदर 7 दिन के अंदर। ठीक है, फिर ये जब सेटिस्फाई हो जाता है तो सेम प्रोसीजर होगा, आपका आधार एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, ऑथेंटिकेशन बायो मांगेगा। अगर आप इसको सेटिस्फाई करते हो तो वही GSTR 06 के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सेटिस्फाई नहीं करते हो तो प्रॉपर ऑफिसर आपको फिर वही GSTR 03 के अंदर 30 डेज़ के अंदर शोकॉज नोटिस इशू कर देगा। ठीक है, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता तो प्रॉपर ऑफिसर नॉट सेटिस्फाई तो आपको GSTR 05 के अंदर रिजेक्शन भी दे देगा। ठीक है, ये होता है पूरा फॉर्म, यही प्रोसीजर होता है जो पूरा फॉलो होता है। देख लेना आप ध्यान से, मैं कुछ, ये देखो, अब देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप लिख लेना, जैसे आपको सही लगता हो वैसे कर लेना, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब आपको जो GST रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, ठीक है, जब आपको GST रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है तो वो नंबर कितने डिजिट का होता है? GST का रजिस्ट्रेशन का डिजिट का नंबर होता है 15, 15 डिजिट का होता है आपका GSTN नंबर। इसको बोला जाता है GSTN नंबर जो आपको दिया गया है। ये 15 डिजिट का होता है, जिसमें से 2 डिजिट, जो पहली 2 डिजिट होती है वो होती है आपका स्टेट कोड। स्टेट कोड क्या होता है? हर स्टेट का एक कोड होता है। जैसे उत्तराखंड का 05 है, सॉरी 07 है। ठीक है, तो स्टेट कोड डाला जाता है। फिर 10 नंबर का आपका होता है पैन नंबर, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर आपका। फिर 2 डिजिट जो होती है वो होती है हमारी एंटिटी नंबर। एंटिटी नंबर मतलब एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पैन होल्डर इन द स्टेट। उसने बोला मेरे सेम स्टेट के अंदर, मान लो मैं दिल्ली में हूँ, बिजनेस करती हूँ। अब दिल्ली काफ़ी बड़ी है तो मैंने अलग अलग जगह पे अलग अलग उसी नाम से अलग अलग ब्रांच खोल रखी है। ठीक है, तो एक तरीके से वो नाम कितने आपके पास यूनिट एंटिटी नंबर ऑफ द पैन वो जाएगा। और लास्ट वाली होती है चेकसम डिजिट, जो रैंडम नंबर होता है, कुछ भी ले लेते हैं वो। ठीक है, चेकसम डिजिट तो हो गए 15, 2 स्टेट कोड के होते हैं
10 पैन नंबर, हमारा पैन नंबर जो होता है 10 डिजिट का होता है। 12 ये हो गए, 2 हमारे जाएंगे एंटिटी नंबर, ठीक है। 14 हो गए और लास्ट की जो डिजिट होती है वो होती है चेकसम डिजिट। तो 15 नंबर का हमारा पैन नंबर होता है, 15 नंबर का हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन का नंबर होता है, जिसको हम GSTN कहते हैं, IVN, ठीक है, GSTN कहते हैं। देखो, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो हमें मिलता है, द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड इन फॉर्म GSTR 06। मैंने बता दिया था किसके अंदर दिया जाता है, GSTR 06 के अंदर दिया जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कंटेन गुड्स सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। GSTN की फुल फॉर्म क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। इसमें 15 नंबर का होता है, जिसमें से 2 होते हैं कैरेक्टर फॉर द स्टेट कोड, 10 होता है पैन नंबर, 2 कैरेक्टर होते हैं हमारे एंटिटी कोड, और लास्ट वाला होता है चेकसम डिजिट, ठीक है। 15 नंबर का हमारा होता है GSTN, ठीक है। अब हमने पूरा पढ़ लिया प्रोसीजर कि हम कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, कौन कौन से फॉर्म में हम जाते हैं, कौन कौन से में होता है, ठीक है। अब हमारा GSTN इफेक्टिव कब से होता है, GSTN इफेक्टिव, देखो इफेक्टिव कब से होता है हमारा, इफेक्टिव ऑफ रजिस्ट्रेशन कब से होता है। जैसे मैंने कहा आप लाइबल हुए रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे ही आप GST के लिए लाइबल हुए तो आपने 30 दिन के अंदर विद इन 30 डेज अप्लाई करना होता है, ठीक है। जैसे मान लो आप 10 अगस्त 2020 को लाइबल हुए थे, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन आपने विद इन 30 डेज 16 अगस्त 2020 को आपने अप्लाई कर दिया, 30 दिन के अंदर अंदर ही, 30 दिन से पहले पहले ही आपने अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, और आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करा गया 20 अगस्त को। तो आपका GSTN इफेक्टिव कब से माना जाएगा, तो जब आप विद इन 30 डेज अप्लाई कर देते हो GST पोर्टल पर जहाँ से आप लाइबल हुए, तो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानी जाती है 10 अगस्त मानी जाएगी। भले ही ग्रांट आपको 20 अगस्त को हुआ, लेकिन हम माने जाएंगे आप GST के अंदर रजिस्टर्ड 10 अगस्त से हो, ठीक है। वहाँ से आपको जितने बेनिफिट GST के मिलने होते हैं मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, टैक्स की लायबिलिटी आपके पास वहाँ से आनी स्टार्ट हो जाएगी, भले ही ग्रांट आपको 20 अगस्त को क्यों ना हुआ हो रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। दूसरा, नॉट अप्लाई विद इन 30 डेज, अगर आप 30 दिन के अंदर अप्लाई नहीं करते हो, लाइबल हो गए थे 10 अगस्त को, तो इसका मतलब कितना था, आपको 9 सितंबर तक, 30 दिन 9 सितंबर तक ही तो बैठेंगे, 30 दिन तक अगर आपने अप्लाई नहीं करा, नोट अप्लाई, ठीक है, उस केस में क्या होता है, आपने अप्लाई करा 19 सितंबर में, बाद में करा 30 दिन के, ठीक है, और आपको GST का रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ 24 अगस्त 2020 को, तो अब तुम्हारा जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानी जाएगी जिस दिन ग्रांट हुआ उस दिन से। पहले वाले केस में वहाँ से जहाँ से तुम लाइबल थे, दूसरे वाले केस में जहाँ तुम्हें ग्रांट हुआ वहाँ से, ठीक है। ये होता है आपका रजिस्ट्रेशन, इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन कब वैलिड होता है, ठीक है। आज हमने सेक्शन 25 कंप्लीट कर लिया है, आगे हम 29 सेक्शन और 30 दो सेक्शन रह रहे हैं, छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। एक में हम कहते हैं कि हम GST का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कैसे कराते हैं, ठीक है। दूसरे में हम कहते हैं कि कैंसिलेशन हो रहा है हम रिवोकेशन कैसे लें, ठीक है। ये दो रह रहे हैं, 2 क्लासेस लगेंगी मैक्सिमम GST के ऊपर, और हमारा रजिस्ट्रेशन का चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है बच्चों। टेक केयर, बाय बाय। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू बच्चों।